हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस होता है कि आपके पास मान लीजिए कि एक सेट ए दे रखा है, तो आप सेट ए के हर एक एलिमेंट्स की यूनिक मैपिंग कर देते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, और उस यूनिक मैपिंग का जो रूल होता है उस रूल को कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में देखिए क्या क्या होता है। आपके पास एक रूल होना चाहिए। वो रूल क्या करता है, एक किसी पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट्स की यूनिक मैपिंग करता है, और ये जो पर्टिकुलर सेट है जिसके एलिमेंट्स की आप यूनिक मैपिंग कर रहे हैं उस सेट को कहते हैं डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो डोमेन में एक एलिमेंट सपोज x है, तो आपने उसकी यूनिक मैपिंग की और आप पहुंच गए y पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट a टू अ सेट b। ये वाला जो सेट है इसका नाम हम लोग b दे देते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट a टू अ सेट b इज अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक का मतलब सिंगल एलिमेंट fx एंड दिस fx बिलोंग्स टू b टू ईच एलिमेंट x बिलोंगिंग टू a। यानी कि जो a सेट है जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, उस सेट के हर एलिमेंट को ये फंक्शन क्या करता है, किसी एक यूनिक एलिमेंट पे मैपिंग करता है। बार बार मैं इस यूनिक वर्ड पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप जोश में आकर के ऐसा करते हैं कि ठीक है ये x है, इसकी मैपिंग तो हमने y पे कर दी, और आपका जो दूसरा दोस्त है वो बोलता है कि ठीक है इस x की मैपिंग हम लोग यहाँ भी कर देते हैं एक दूसरे एलिमेंट y1 पे, तो ये अलाउड नहीं है। फंक्शन में ये अलाउड नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिक एलिमेंट पे आपको मैपिंग करनी है, और इस तरह के मैपिंग को क्या कह सकते हैं, वन टू मेनी। क्योंकि देखिए डोमेन्स का एक एलिमेंट यहाँ के मेनी एलिमेंट्स पे मैप हो रहा है। तो ये जो मैपिंग हो गई ना वन टू मेनी, ये मैपिंग फंक्शन में अलाउड नहीं होता है। वन वन या मेनी टू वन अलाउड होता है, जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि फंक्शन में वन टू मेनी, एक ऑब्जेक्ट से आप दो इमेज नहीं बना सकते हैं। सिंपल सा रूल ये है। अब आपने डोमेन के हर एलिमेंट की मैपिंग की तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको मिल गया। तो ये जितने y's यहाँ पे जो मिल रहे हैं आपको, एक एलिमेंट का यहाँ पर y1 होगा, एक दूसरा एलिमेंट है उसकी मैपिंग कर दी तो मान लीजिए कि y2 मिल गया, एक तीसरा एलिमेंट है उसकी मैपिंग की तो वो भी y2 पे आ गया। तो ये जितने y's है ना, ये सारे मिल कर के भी एक सेट बनाते हैं। उस सेट को कहते हैं रेंज ऑफ दैट फंक्शन। ये तो हो गया डोमेन, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाता है, रेंज इज अ सेट ऑफ एफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू द डोमेन a। आपने डोमेन के हर एलिमेंट उस पर ऑपरेशन किया, उस पर कोई मशीन चलाया, क्योंकि एक फंक्शन को आप एज अ मशीन भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जिसमें हमने इनपुट दिया। इनपुट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। डोमेन के एलिमेंट्स को आपने इनपुट साइड से डाला तो आपको आउटपुट साइड में क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा या y मिल जाएगा, और इन एलिमेंट्स के सेट को क्या कहेंगे, ऑब्वियसली रेंज कहेंगे। आपने मशीन चलाया, मशीन चलाने के बाद आपको आउटपुट y मिल गया। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो आउटपुट में जितने एलिमेंट्स हैं ना, उन सारे एलिमेंट्स को मिला करके आपने एक सेट बनाया, और उस सेट को कहते हैं रेंज ऑफ दैट फंक्शन। अब सोचने वाली बात यह है कि जो अभी हम लोग मैपिंग कर रहे थे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो क्या ये रेंज और सेट बी दोनों सेम है? क्या ये रेंज ऑफ एफ जो एक सेट है, क्या ये बी सेट के बराबर होगा? क्या ये जरूरी है कि जो बी सेट है उस सेट के सारे एलिमेंट्स रेंज ऑफ एफ में बिलोंग करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि रेंज ऑफ एफ क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ हो गया कि आपने एलिमेंट्स लिए डोमेन से, और उसकी मैपिंग करने के बाद जो आपको एलिमेंट्स मिले, उन सब एलिमेंट्स को मिला करके जो हमने सेट बनाया वो हुआ रेंज। और मैपिंग हो रही है सेट ए से सेट बी के बीच में। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल हो ही सकता है ना कि इस सेट बी में कोई एक एलिमेंट यहाँ पर हो बिल्कुल z नाम का, जो बिल्कुल खाली बैठा है, बिल्कुल वेल्ले बैठा है, खाली बैठा है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट z है वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। ये सब जो यहाँ बना ना, ये y हो गया, या कोई दूसरा एलिमेंट जो यहाँ पर मान लीजिए कि y1 बना रहा है, तो इसको हम लोग इमेज भी कहते हैं, और इसको कहते हैं प्री इमेज। ये वाला अगर इमेज हुआ तो इमेज से पहले वाले को कहते हैं प्री इमेज।
तो इस सेट बी में ऐसा तो पॉसिबल हो ही सकता है कि कोई बिल्कुल खाली सा निठल्ला लावारिस सा कोई एलिमेंट बैठा हुआ है जिसका कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं हो, बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा कि रेंज ऑफ एफ जो है वो एक सबसेट होगा ऑफ दिस सेट बी। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो रेंज ऑफ एफ है वो सेट बी के बराबर हो। रेंज ऑफ एफ जो है वो उस सेट बी का सबसेट होता है। और ये प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया बिल्कुल जो खाली बैठा हुआ है, ये एलिमेंट z, जिस z का कोई प्री इमेज आपके डोमेन में नहीं है। अब ऐसे फंक्शंस को हम लोग नाम देते हैं, उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब ये हुआ कि कोई एक एलिमेंट है इस सेट बी में जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं इनटू। और इसी का ठीक उल्टा हो जाता है जिसको कहते हैं ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑन से आप ये देखिए कि ऑन को पलट दीजिए तो क्या वर्ड मिलता है? नो। तो ऑन टू का मतलब ये हुआ कि इस सेट बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो ऐसा खाली बैठा हो, यानी कि इस सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज जरूर होगा। यानी कि उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी रेंज ऑफ एफ में बिलोंग करते हैं। तो ऑन टू वाले केस में क्या हो जाएगा? ऑन टू वाले केस में ये हो जाएगा कि रेंज ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू बी। ऑन टू का मतलब ये हुआ कि नो एलिमेंट ऑफ सेट बी इज लावारिस या इज विदाउट प्री इमेज, यानी कि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ये बोले कि भाई मेरा तो कोई यहाँ पर प्री इमेज ही नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि हर एलिमेंट जो होगा सेट बी का वो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। तो उस केस में सेट बी का हर एलिमेंट जो है वो रेंज एफ को बिलोंग करेगा, यानी कि ऑन टू वाले केस में रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इनटू वाले केस में इसका ठीक उल्टा होता है। इनटू वाले केस में कम से कम एक कोई खाली एलिमेंट होना चाहिए, निठल्ला एलिमेंट होना चाहिए, वेल्ला एलिमेंट होना चाहिए, लावारिस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। मान लीजिए कि ये z एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज डोमेन में बिलोंग नहीं करता है। तो अगर इनटू फंक्शन है तो उस केस में क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ एफ मान लीजिए कि ये हो गया, पूरा सेट आपका ये बी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। कब होगा? इनटू में। इस सेट बी का भी एक नाम होता है, पुराने बुक्स में चलता था, कोडोमेन कहते हैं, लेकिन आजकल ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल यूज नहीं होती है कोडोमेन। सीधे सीधे बस ये लिख देता है कि फंक्शन एफ जो है वो ए से बी सेट पे डिफाइंड है। इसीलिए मोस्ट जनरल केस में हम लोग ये लिखते हैं कि दिस सेट बी इज अ सेट कंटेनिंग द रेंज। ध्यान रखिए, हम लोग ये कभी नहीं लिखते हैं कि दिस सेट बी इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, ये नहीं लिख सकते हैं। वो सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं ऑन टू वाले केस में। ऑन टू मतलब क्या हुआ कि जो रेंज है ना वो पूरा का पूरा बी को कवर कर लिया, उसको दबा दिया। वैसे फंक्शन को कहते हैं ऑन टू फंक्शन, मतलब नो एलिमेंट ऑफ बी इज विदाउट अ प्री इमेज। ये y जो है इसको कहते हैं इमेज, इस x को कहते हैं प्री इमेज। तो फंक्शन को क्लासिफाई करने का तो ये दो तरीका होता है, इनटू और ऑन टू। अभी दो और तरीका होता है जिसको कहते हैं वन वन, और एक होता है जिसको कहते हैं मेनी वन। डोमेन का कोई दो एलिमेंट रेंज के एक ही एलिमेंट पे जाकर के मिल गया, तो अगर ऐसा हो गया तो इसको क्या कहेंगे? मेनी वन। देखिए ये हो गया ना मेनी टू वन, क्योंकि डोमेन के मेनी एलिमेंट्स रेंज के वन एलिमेंट पे मैपिंग कर रहे हैं, तो वैसे फंक्शन को कहते हैं मेनी वन। अब वन वन का फॉर्मल डेफिनेशन ये हो जाएगा कि अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी कि दो एलिमेंट्स का अगर इमेज सेम है तो दिस इम्प्लाइज कि x1 इज इक्वल टू x2 होना ही पड़ेगा। ये किसका डेफिनेशन हो गया? दिस इज डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 दिस इम्प्लाइज कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, ये भी एक डेफिनेशन हो जाएगा। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है ना, ये किसका डेफिनेशन है? वन वन फंक्शन का। और अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो ऑब्वियसली इसका मतलब वो मेनी वन हो जाएगा। और ध्यान रखिए वन मेनी तो हो ही नहीं सकता है। वन मेनी का मतलब क्या हुआ कि इस x को आपने y पे भी मैपिंग कर दिया और इस x को आपने मान लेते हैं कि y4 पे भी मैपिंग कर दिया।
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन ही कहता है कि डोमेन के हर एलिमेंट की आप सिंगल एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हैं, यूनिक मैपिंग कर रहे हैं। इस केस में तो देखिए यूनिक मैपिंग हुई नहीं, x जो है वो y पे भी जा रहा है, x जो है वो y4 पे भी जा रहा है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ। तो वन मेनी तो फंक्शन हो ही नहीं सकता है। फंक्शन क्या हो सकता है, या तो वो वन वन होगा या मेनी वन होगा। वन वन का मैंने आपको दो डेफिनेशन बता दिया। अब वन वन फंक्शन फाइंड करने का बहुत सारा और क्राइटेरिया होता है, धीरे धीरे मैं आगे आपको बताऊंगा कि फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो वन वन है या नहीं है। अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए कि आपको सेट बी का मैंने एक एलिमेंट दे दिया है इस y1, तो क्या आप इस y1 एलिमेंट को देख करके बता सकते हैं कि ये y1 एलिमेंट डोमेन के किस एलिमेंट का प्री इमेज है, यानी कि ये y1 जो यहाँ पर है तो डोमेन के किस एलिमेंट की मैपिंग के बाद यहाँ पर ये पहुँचा है। तो क्या आप ये हमेशा बता सकते हैं कि ये जो y1 एलिमेंट है सेट बी का, वो सेट ए यानी कि डोमेन के किस एलिमेंट का इमेज है? क्या आप हमेशा बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसमें दो प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि हो सकता है कि ये वाला जो y1 एलिमेंट है वो लावारिस टाइप का एलिमेंट है। लावारिस का मतलब ये हुआ कि ये y1 वैसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ही नहीं है, यानी कि ये y1 सेट बी में पहले से मौजूद है। ये एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज है ही नहीं। ऐसा तो पॉसिबल हो ही सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। और किस केस में पॉसिबल हो सकता है? अगर वो फंक्शन इनटू है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनटू वाले केस में क्या प्रॉब्लम होती है। इनटू वाले केस में कोई ना कोई एक एलिमेंट होता है जिसका कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो अगर वो फंक्शन इनटू है तब तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि सेट बी के हर एलिमेंट का मैं प्री इमेज पता कर लूँ, तो वो आप इनटू वाले केस में नहीं कर पाइएगा। तो उस केस में फंक्शन को ऑन टू होना पड़ेगा। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। हम लोग कौन सा टास्क कर रहे हैं? टास्क हमारा ये है कि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बारे में हमें पता करना है कि ये सारे एलिमेंट्स सेट ए के किस एलिमेंट के इमेज हैं, ये पता करना है। तो अगर वो फंक्शन इनटू हो गया, यानी कि सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज है ही नहीं, तो उस केस में तो आप पता कर ही नहीं पाइएगा। और दूसरा कंडीशन ये भी होना चाहिए कि वो फंक्शन वन वन होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए कि ये y1 एलिमेंट है, ये y1 जो है यहाँ के इस एलिमेंट का भी इमेज है और ये एलिमेंट इसका भी इमेज है, दो दो एलिमेंट का इमेज है। तो फंक्शन तो है, लेकिन अब आप अगर y1 पे बैठे हुए हैं तो आप क्या बोलिएगा कि अच्छा ये y1 किसका इमेज है, ये y1 इस x2 का इमेज है या x3 का इमेज है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। आप अगर इस y1 से बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो आप किधर जाइएगा? जैसे ही आप बैकवर्ड जाना चाहिएगा y1 से, तो आपको क्या मिल गया कि आपके पास दो रास्ता है, यानी कि आप वन टू मेनी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई फंक्शन इस साइड से, जिसको हम लोग एफ इन्वर्स फंक्शन कहते हैं, अगर एफ इन्वर्स फंक्शन अगर आप इसमें देखिएगा इस केस में, तो क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट है वो यूनिक तो जा नहीं रहा है, ये जो y1 है वो x2 की तरफ भी जा रहा है, x3 की तरफ भी जा रहा है। तो जो ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, जो टास्क मैं कर रहा हूँ, वो क्या है वो समझिए। मैं इस सेट बी के हर एलिमेंट के पास जाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि क्या कोई ऐसा रूल, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो मुझे ये बता सके कि ये जो एलिमेंट है इस सेट बी का, वो सेट ए के किस एलिमेंट से आया है, यानी कि सेट बी के एलिमेंट का मैपिंग मैं कर सकूं वापस किस पर? उसके प्री इमेज पे, जहां से वो आया था। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन को दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि वो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो कोई ना कोई ऐसा एक लावारिस सा एलिमेंट आपको दिख जाएगा जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज तो है ही नहीं। तो इसके बारे में तो आप बोल ही नहीं सकते हैं कि ये z जो है वो डोमेन के किस एलिमेंट से आया है, यानी कि इस z की आप कोई मैपिंग वापस नहीं कर सकते हैं। ऐसा फंक्शन आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं इस z के लिए। और मेरा टास्क ये है कि मैं सेट b पे ऐसा एक नया फंक्शन डिफाइन करूं, और उस फंक्शन का रोल क्या है? फंक्शन का रोल ये है, जो नया फंक्शन मेरा होगा जिसका नाम होता है इन्वर्स फंक्शन,
उस फंक्शन का रोल ये है कि वो सेट बी के हर एलिमेंट को वापस उसके प्री इमेज से जाकर के मिला दे, बता दे कि ये जो y1 है डोमेन के किस एलिमेंट से आया है, डोमेन के किस एलिमेंट का इमेज है। तो फंक्शन को ऑन टू होना जरूरी है, क्योंकि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो लावारिस एलिमेंट है वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो ये बेचारा खाली बैठा रह जाएगा। और फंक्शन में ये अलाउड नहीं होता है। फंक्शन का डेफिनेशन ही होता है कि जिस सेट पे आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उस सेट के हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, और ना सिर्फ मैपिंग होनी चाहिए बल्कि वो यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन तो है कि ओरिजिनल फंक्शन ऑन टू हो, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि ओरिजिनल फंक्शन 1 होना चाहिए। अगर वो मेनी 1 होगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट है और एक दूसरा एलिमेंट है, और दोनों एलिमेंट्स मान लीजिए कि y1 पे मैपिंग कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको वापस जाना है y1 से। तो वापस जब जाइएगा तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ये वाला मैपिंग तो यूनिक नहीं हुआ, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, ओरिजिनल फंक्शन को 1 होना पड़ेगा। तो अगर ओरिजिनल फंक्शन इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ओरिजिनल फंक्शन है y = f(x), तो मैं हर y के लिए एक नया फंक्शन f इनवर्स डिफाइन कर सकता हूँ सच दैट f इनवर्स y = x, और इस f इनवर्स को ही कहते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो ध्यान रखिए, हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला तो कि जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ऑन टू हो, और साथ ही साथ वो 1 हो। और क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू है तो ये सेट बी को हम लोग कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, क्योंकि इन्वर्स वाले केस में तो फंक्शन को ऑन टू होना ही पड़ेगा। तो सेट बी जो है वो रेंज ऑफ एफ हो गया। तो ये कंडीशन ध्यान से समझ लीजिए, फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इनवर्स इट मस्ट बी ऑन टू एंड 1 ऑन टू वाला जो कंडीशन है वो तो ठीक ठाक बहुत ही रिलैक्स सा कंडीशन है, क्योंकि ये आपके हाथ में है। मान लीजिए कि आपका सेट बी ऐसा है कि उसमें ये खाली लावारिस टाइप का एक एलिमेंट है, तो आप क्या करिए, अपने सेट बी को नए तरीके से डिफाइन कर दीजिए सच दैट ये जो लावारिस एलिमेंट है इसको हटा दीजिए। यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा, दिस बी विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। तो अगर ऐसा हो जाए कि सेट बी इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, तब तो एफ फंक्शन जो है वो ऑन टू हो ही जाएगा। तो ऑन टू वाला जो कंडीशन है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। जनरली फंक्शन आपको मिल जाएगा कि वो ऑन टू ही है, क्योंकि हम लोग सेट बी को इस तरह से ही डिफाइन कर सकते हैं कि सेट बी जो है वो रेंज ऑफ एफ के बराबर हो जाए। मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है इस 1 से। बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो 1 नहीं हो सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 1 होने का क्या क्राइटेरिया है। पहला तो क्राइटेरिया आपको यहाँ से दिख रहा है कि रेंज के हर एलिमेंट जो हैं वो डोमेन के एक ही एलिमेंट से मैपिंग हो। ऐसा नहीं हो कि डोमेन का दो एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट पे मैपिंग करे, ये अलाउड नहीं होता है 1 में। तो अगर ऐसा डायग्राम दे रखा हो तो उसमें तो 1 फाइंड करना रिलेटिवली आसान होता है। 1 फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का ग्राफिकल दो बहुत ही अच्छा तरीका है। दोनों तरीके के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला मेथड है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। A function is 1 to 1 या 1 if and only if no horizontal line intersects its graph more than once। ये ब्लू वाला ग्राफ है फंक्शन का। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दो जगह इंटरसेक्ट कर देता है, जैसा कि देखिए इस केस में, तो ये जो फंक्शन है ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत सिंपल इसका रीज़न है, आप देख सकते हैं x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है। x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, लेकिन आप देख रहे हैं कि f(x1) दिस इज इक्वल टू f(x2), तो ये क्या हो गया, ये तो 1 फंक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि 1 का डेफिनेशन हमने क्या बताया था, 1 का डेफिनेशन ही होता है कि इफ़ x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 देन f(x1) शुड नॉट बी इक्वल टू f(x2)। एक तो ये डेफिनेशन होता है, या इसको आप पलटकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) दिस इम्प्लाइज x1 हैज़ टू बी इक्वल टू x2। यानी कि अगर रेंज की वैल्यूज़ सेम है तो डोमेन की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, रेंज की ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम है ना,
फंक्शन की वैल्यू सेम है लेकिन डोमेन की दोनों वैल्यूज x1 x2 अलग अलग हैं। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो 1 1 है या नहीं है उसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा जगह उस फंक्शन के ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 नहीं है। आप ये वाला ग्राफ देख लीजिए y=x³ का। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है ना y=x³ ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो पहला तो टेस्ट हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से कुछ बच्चों को एक दूसरा वर्टिकल लाइन टेस्ट भी शायद याद आ रहा होगा। मैंने बहुत पहले एक लेक्चर में बताया था कि कोई ग्राफ फंक्शन है या नहीं है उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा नागिन डांस कर रहा है, तो क्या ये ग्राफ किसी फंक्शन का होगा? नहीं होगा। फॉर द सिंपल रीज़न कि आप अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए a एक ही वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर आप मैपिंग लीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट है डोमेन में a, इसकी 2 जगह मैपिंग हो गई, b पे भी हो गई और c पे भी हो गई। तो ये यूनिक मैपिंग तो हुआ नहीं, ये तो फंक्शन हुआ नहीं। फंक्शन का डेफिनेशन ही क्या होता है, फॉर ईच एलिमेंट इन डोमेन देयर शुड बी एन यूनिक एलिमेंट इन रेंज। यहाँ पर यूनिक तो हुआ नहीं, तो इसी को कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। सो दिस कर्व डजंट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो कोई ग्राफ फंक्शन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए तो हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कब करते हैं, टू चेक वेदर दैट फंक्शन तो हो गया लेकिन वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं उसको चेक करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि अगर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तभी 1 1 होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। देखिए अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए, वो फंक्शन के ग्राफ को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ध्यान रखिए मैं स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि अगर x1 इज़ लेस देन x2 दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज़ लेस देन f ऑफ x2। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए। स्ट्रिक्टली वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल टू वाला भी नहीं चलेगा, क्योंकि मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा है कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बाद में कांस्टेंट हो गया। तो जैसे ही कांस्टेंट हुआ तो 1 1 तो रहा नहीं। जिस पोर्शन में, जिस इंटरवल में ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया उस इंटरवल में तो वो फंक्शन 1 1 रहा नहीं। तो फंक्शन 1 1 है या नहीं है वो चेक करने का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि या तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा उसको आइडेंटिफाई करने का 2 तरीका है। पहला तो है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, दूसरा है आप ये देख लीजिए कि उस इंटरवल में जिसमें आप चेक कर रहे हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं। अब कभी कभी हो सकता है कि फंक्शन जो है ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे करता जाए, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन देखिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है नहीं, क्योंकि पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा था। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। लेकिन इस तरह का जो बदमाश फंक्शन भी है इसके साथ हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखें, इतनी ही दूर में देखें, इसी इंटरवल में देखें, तो इस इंटरवल में तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल में वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। या अगर आप इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में देखिए तो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में भी हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और इसी टेक्निक का यूज हम लोग करेंगे इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आगे मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा। तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई फंक्शन को 1 1 होना है तो वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अगर इस तरह का बदमाश फंक्शन हो जो ऊपर नीचे भी कर रहा है तो आप एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि कोई एक इंटरवल ले लीजिए जिस इंटरवल में वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई फंक्शन 1 1 है। लेकिन ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे तो ये फंक्शन
1 नहीं कहलाएगा। तो दो तरीका हो गया चेक करने का फंक्शन 1 है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तरीका ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप AOD पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या जानते भी होंगे, तो आप ये जानते होंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसका एक बहुत सिंपल क्राइटेरिया होता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर f प्राइम इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या f प्राइम इज़ लेस देन 0 यानी कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दोनों केस में वो फंक्शन 1 हो जाएगा। यानी कि अगर f प्राइम ग्रेटर देन 0 हो जाए यानी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उस केस में भी, या f प्राइम लेस देन 0 उस केस में भी फंक्शन 1 हो जाएगा।